दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी अच्छी कहानी है, अच्छे से मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है लॉयंस एंड द जैकल। क्या मतलब हुआ? शेर और सियार। जैकल का मतलब होता है सियार। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once there lived a lone couple in the forest। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब पास्ट इंडेफिनिट में हम कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लिव का अर्थ होता है रहना, किसी स्थान पर निवास करना, और ये सेकंड फॉर्म है लिव्ड। वंस एक बार, देयर लिव्ड आ लॉयन कपल इन द फॉरेस्ट। दोस्तों, कपल का मतलब है जोड़ा, दंपत्ति, पति पत्नी को या जोड़े को कपल कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि एक बार एक जंगल में एक शेरों का मतलब एक शेर का जोड़ा रहता था। वन डे द लॉयनेस गेव बर्थ टू स्वीट कप्स। और दोस्तों, ये जो वाक्य ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। गिव मतलब देना, और सेकंड फॉर्म में गेव। बर्थ एक नाउन है जिसका मतलब होता है जन्म। एक दिन लॉयनेस मतलब कि शेरनी ने जन्म दिया। किसे जन्म दिया? टू स्वीट कप्स। कप्स का मतलब दोस्तों जो शेर के बच्चे होते हैं, जिन्हें हिंदी में शावक कहा जाता है, उसे इंग्लिश में कप्स कहते हैं। तो दो प्यारे शावकों को जन्म दिया। द लॉयनेस वॉज वेरी हैप्पी। और दोस्तों, ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। द लॉयनेस वॉज वेरी हैप्पी। शेरनी बहुत खुश थी। होल डे लॉन्ग शी वुड प्ले विद द कप्स। तो क्या अर्थ हुआ? होल डे लॉन्ग मतलब कि पूरा दिन शी वुड प्ले विद द कप्स। दोस्तों, इस वाक्य में देखिए वुड का यूज़ किया गया है। और जो वुड का इस्तेमाल है वो पास्ट की किसी भी इवेंट को बताने के लिए किया जाता है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां पास्ट में कोई एक्टिविटी को दर्शाते हैं, किसी भी तरह के इवेंट को, तो वहां वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? होल डे लॉन्ग मतलब कि पूरा दिन शी वुड प्ले विद द कप्स, वह शावकों के साथ खेलती। द कप्स वुड ऑलवेज रिमेन हंग्री। दोस्तों, मैं चाहूँगा आप इसे ज़रूर समझें और साथ में नोट भी करें। REMAIN। दोस्तों, रिमेन का मतलब होता है किसी अवस्था में बने रहना। तो क्या अर्थ हुआ? द कब्स वुड ऑलवेज रिमेन हंग्री। जो शावक हमेशा भूखे रहते। द मोर दे एट द मोर दे फेल्ट हंग्री। दोस्तों, ये पास्ट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। ईट मतलब खाना, सेकंड फॉर्म एट। और दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो वहाँ दे का यूज़ किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है। तो यहाँ पर दो शावकों के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर दे का प्रयोग किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? द मोर दे एट, जितना ज़्यादा वो खाते, द मोर दे फेल्ट हंग्री, उतना ही ज़्यादा उन्हें भूख लगती। और ये फील की सेकंड फॉर्म है, आप चाहें तो इसे नोट कर लें। आगे देखिए। वन डे द लॉयन लेफ्ट अर्ली इन सर्च ऑफ फूड। ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। लीव का मतलब होता है छोड़ना, निकलना, रवाना होना। सेकंड फॉर्म में लेफ्ट। तो क्या अर्थ हुआ कि एक दिन द लॉयन लेफ्ट अर्ली। अर्ली मतलब जल्दी, जो शेर था वो जल्दी चला गया। इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में।
इन द आफ्टरनून मतलब कि दोपहर में, व्हेन ही रिटर्न्ड बैक जब वह वापस लौटा, द लॉयनेस आस्क्ड हिम अबाउट फूड, जो शेरनी थी उसने उससे पूछा अबाउट फूड, उसने उससे खाने के बारे में पूछा। आगे देखिए, द लॉयन सेड, शेर ने कहा, सॉरी मतलब कि मुझे दुख है, टुडे आई कुड नॉट गेट एनी प्रे। दोस्तों इस वाक्य में देखिए कुड का यूज़ किया गया है, और कुड का यूज़ जब किया जाता है जब हम पास्ट में किसी भी पॉसिबिलिटी को दर्शाते हैं। और आप इसको आसान तरीके से ऐसे पहचान सकते हैं कि जब हम कोई हिंदी वाक्य हो और उस हिंदी वाक्य की टेल पर सका, सकी, सके या फिर पाया, पाई जैसे शब्द आए तो ऐसे वाक्यों में कुड का इस्तेमाल किया जाएगा। यदि वाक्य नेगेटिव है तो कुड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। तो क्या अर्थ हुआ, द लॉयन सेड, शेर ने कहा, सॉरी मुझे दुख है, टुडे आई कुड नॉट गेट एनी प्रे। और दोस्तों प्रे का मतलब होता है शिकार, तो उसने कहा कि आज मुझे कोई भी शिकार नहीं मिल सका। आगे देखिए, हियरिंग दिस, ऐसा सुनकर, हियरिंग दिस मतलब ये सुनकर, द लॉयनेस सैड, शेरनी ने कहा, आर चिल्ड्रन आर वेरी हंग्री। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। जैसे ऊपर आपको एक एग्जांपल मिला था सिंपल पास्ट का, उसी तरह से सिंपल प्रेजेंट भी होते हैं। सिंपल प्रेजेंट का मतलब जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां पर इज एम आर का इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है। तो यहाँ पर आर का इस्तेमाल हुआ है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। हंग्री एडजेक्टिव है जिसका मतलब भूखा। तो क्या अर्थ हुआ निकला, यहाँ से देख लेते हैं इसको। हियरिंग दिस, ये सुनकर, द लॉयनेस सेड, शेरनी ने कहा, आर चिल्ड्रन, आर मतलब हमारे। और दोस्तों कई लोग इसको आवर पढ़ते हैं जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है, और आपको प्रोनाउंसिएशन पर भी विशेष ध्यान देना है। तो ये आवर नहीं होता, आर होता है। तो क्या पढ़ेंगे, आर चिल्ड्रन। और दोस्तों चिल्ड्रन जो है वो चाइल्ड का प्लूरल है। कुछ लोग चिल्ड्रंस भी लगा देते हैं जो कि गलत है, क्योंकि चाइल्ड जो है वो सिंगुलर नाउन है और चाइल्ड का जो प्लूरल है वो है चिल्ड्रन। देखिए अगर आप इसको CHILD यहाँ तक पढ़ते हैं CHILD, तो ये एक सिंगुलर नाउन है, एक बच्चे के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और जो इसका प्लूरल है वो है चिल्ड्रन, REN। तो इसमें S लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी एक प्लूरल है। तो शेरनी ने क्या कहा, आर चिल्ड्रन आर वेरी हंग्री, हमारे बच्चे बहुत भूखे हैं। प्लीज़ ब्रिंग सम फूड फॉर देम, कृपया। और दोस्तों ब्रिंग का मतलब होता है लाना। और यदि हम इस वाक्य के बारे में बात करें, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव का अर्थ होता है कोई भी आदेशात्मक वाक्य। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर किसी को कुछ आदेश देते हैं तो इस तरह के वाक्यों को इम्पेरेटिव का वाक्य कहा जाता है। और ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया जाता है। तो यहाँ आप देखिए पूरे वाक्य में सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया गया, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके वाक्य को बनाया जाता है। प्लीज़ ब्रिंग सम फूड फॉर देम, कृपया उनके लिए कुछ खाना लाइए, कृपया उनके लिए कुछ भोजन लाइए। आगे देखिए, द लॉयन अगेन वेंट, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट। द लॉयन अगेन वेंट इन सर्च ऑफ फूड, शेर खाने की तलाश में दोबारा गया। ऑन द फॉरेस्ट पाथ, पाथ मतलब रास्ता, ऑन द फॉरेस्ट पाथ मतलब कि जंगल के रास्ते पर ही स्पॉटेड अ बेबी जैकल, स्पॉट मतलब देखना और ये सेकंड फॉर्म है। उसने एक बेबी जैकल मतलब एक सियार के बच्चे को देखा। द लॉयन ग्रैब्ड इट, ग्रैब मतलब होता है झपट लेना जल्दी से किसी चीज़ को। और आप ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है तो यहाँ सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। और जो इट है ये एक प्रोनाउन है। और दोस्तों प्रोनाउन का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी नाउन के स्थान पर यूज़ किया जाए। और ये जो इट है उसे उस बेबी जैकल के लिए यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ, द लॉयन ग्रैब्ड इट, शेर ने उसे पकड़ लिया। एंड रिटर्न्ड टू हिज होम, और अपने घर लौट गया। गिविंग द बेबी जैकल टू द लॉयनेस ही सेड, क्या अर्थ हुआ, गिविंग द बेबी जैकल टू द लॉयनेस ही सेड, सियार के बच्चे को शेरनी को देते हुए उसने कहा, किल दिस बेबी जैकल, इस सियार के बच्चे को मार दो। एंड फीड आर बेबीज़, और हमारे बच्चों को खिला दो। और फीड का मतलब होता है खिलाना। आगे देखिए, द लॉयनेस सॉ द इनोसेंट बेबी जैकल, और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सॉ, और इनोसेंट दोस्तों एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है निर्दोष या फिर मासूम। द लॉयनेस सॉ द इनोसेंट बेबी जैकल, शेरनी ने मासूम सियार के बच्चे को देखा।
शी डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ किलिंग द बेबी। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। जब पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का वाक्य बनाया जाता है तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का इस्तेमाल किया जाता है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो इस चीज़ पर भी आप ध्यान दें कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई यदि अफर्मेटिव वाक्य बनाएंगे तब हमें सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन यदि अफर्मेटिव के अलावा हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तब हमें फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल ही करना होता है। तो क्या अर्थ हुआ, शी डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ किलिंग द बेबी। उसे बच्चे को मारने का ये जो विचार था वो उसे अच्छा नहीं लगा। शी सैड टू द लॉयन, उसने शेर से कहा, आई कांट किल दिस बेबी, मैं इस बच्चे को नहीं मार सकती। इट इज़ एज स्मॉल एज आर ऑन किड्स, तो उसने क्या कहा कि ये उतना ही छोटा है जितना हमारे अपने खुद के बच्चे। आई विल ब्रिंग इट अप विद माई किड्स, ब्रिंग अप का मतलब पालना, तो उसने क्या कहा आई। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब ऐसे वाक्य जहाँ वाक्यों की टेल पर गागे की जैसे शब्द हैं और ऐसे वाक्यों में विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा आप वर्ब को भी याद कर लिए, वर्ब को भी नोट कर लें। देखिए ब्रिंग मतलब लाना होता है, लेकिन ब्रिंग अप का मतलब किसी का पालन पोषण करना होता है, पालने को ब्रिंग अप कहा जाता है। तो उसने क्या कहा, आई विल ब्रिंग इट अप विद माई किड्स, मैं इसे अपने बच्चों के साथ पालूंगी। चलिए तो दोस्तों यहाँ तक कहानी मैं समझता हूँ आपको समझ आई गई होगी कि जैसा हमने देखा कि जो शेरनी थी और ये जो जोड़ा था, शेरनी ने दो शावकों को जन्म दिया और वो ज़्यादातर खेलते रहते थे उनके साथ। और जब एक दिन वो भूखे थे और शेर कुछ भी नहीं ला सका तो उसकी पत्नी ने उसे कहा कि आप इनके लिए कुछ लाइए। तो वो एक सियार के बच्चे को लाया, लेकिन वो जो शेरनी थी उसको उस पर दया आ गई और उसने कहा कि हम इसे नहीं मारेंगे और मैं इसे अपने बच्चों की तरह ही बड़ा करूँगी। चलिए आगे देखिए। द लॉयन अग्रीड, अग्री का मतलब राज़ी हो जाना, सहमत हो जाना, और ये सेकंड फॉर्म है द लॉयन अग्रीड। जो शेर था वो सहमत हो गया। नाउ अब द जैकल स्टार्टेड लिविंग विद द लॉयन फैमिली, अब जो जैकल था, सियार था, वो इस शेर परिवार के साथ, शेर के परिवार के साथ रहने लगा। ही लर्न टू हंट एनिमल्स, लर्न मतलब सीखना और ये सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट का ही वाक्य है। ही और हंट का मतलब शिकार करना। ही लर्न टू हंट एनिमल्स फ्रॉम द लॉयनेस, तो क्या अर्थ हुआ कि उसने शेरनी से जानवरों का शिकार करना सीखा। द चिल्ड्रन ग्रीव ओल्डर, जो बच्चे, और दोस्तों ग्रो ओल्ड मतलब बड़ा होना और ये सेकंड फॉर्म है। द चिल्ड्रन ग्रीव ओल्डर एज द डेज पास्ट, और जैसे जैसे दिन गुजरे जो बच्चे थे वो बड़े हो गए। सून जल्दी ही, द डे केम, वो दिन आया, वैन जब, द थ्री एनिमल्स किल्ड आ डियर, जब उन तीनों एनिमल्स ने, जानवरों ने, किल्ड एनिमल एक डियर को मतलब हिरन को मार दिया। द लॉयनेस वॉज वेरी प्राउड ऑफ हर चिल्ड्रन, जो शेरनी थी उसे अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा गर्व हुआ। शी लेट द थ्रीसम ईट वॉट दे हैड कॉट, और लेट का मतलब दोस्तों जब यूज़ किया जाएगा जब हम किसी क्रिया को होने देने के बारे में बात करते हैं। तो क्या अर्थ हुआ, शी लेट द थ्रीसम ईट वॉट दे हैड कॉट, उसने तीनों को वो खाने दिया जो उन्होंने पकड़ा था। चलिए आगे देखिए। One day the lioness and the three young ones were roaming in the forest in search of food, और दोस्तों ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है जहाँ पर वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म। रोम का मतलब घूमना। तो क्या अर्थ हुआ कि एक दिन शेरनी एंड द थ्री यंग वंस, और वो तीनों जो छोटे बच्चे थे, वर रोमिंग इन द फॉरेस्ट, वो जंगल में घूम रहे थे, इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में। सून जल्दी ही, दे केम अक्रॉस अ मैड एलिफेंट, और दोस्तों कम अक्रॉस का मतलब होता है किसी से आमना सामना होना और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ, सून जल्दी ही, दे केम अक्रॉस अ मैड एलिफेंट, जल्दी ही उनका सामना एक पागल हाथी से हुआ। द लॉयनेस एंड हर टू चिल्ड्रन वर ब्रेव, जो लॉयनेस थी शेरनी थी, एंड हर टू चिल्ड्रन और उसके दोनों बच्चे, वर ब्रेव वो बहादुर थे, ब्रेव मतलब बहादुर। दे डेयर्ड टू फेस द बिग एलिफेंट, और दोस्तों डेयर का मतलब साहस करना और यहाँ भी दे का यूज़ है, इसका मतलब प्लूरल है। दे डेयर्ड, उन्होंने साहस किया, टू फेस द बिग एलिफेंट, फेस मतलब सामना करना, उन्होंने उस बड़े हाथी का सामना करने का साहस किया। बट द जैकल वॉज स्केयर्ड,
टू डील विद द एलिफेंट, लेकिन जो जैकल था, सियार था, वॉज स्केयर्ड, वो डर गया, टू डील विद द एलिफेंट, मतलब इस एलिफेंट के साथ डील करने में, मतलब उससे लड़ने में वो क्या था, वो घबरा गया, डर गया। ही फ्लैड अवे फ्रॉम देयर, और दोस्तों फ्ली का मतलब भाग जाना, फरार हो जाना, और ये सेकंड फॉर्म है। ही फ्लैड अवे फ्रॉम देयर, वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ। द एलिफेंट कुड नॉट डील विद द थ्री बीस्ट फॉर लॉन्ग, और जो एलिफेंट था, हाथी था, वो लंबे समय तक इनसे मुकाबला नहीं कर पाया। विद द थ्री बीस्ट मतलब इन तीनों जंगली जानवरों से वो मुकाबला नहीं कर सका। ही ऑल्सो फ्लैड फ्रॉम द सीन, और वो भी उस जगह से, उस स्थान से वो भी भाग गया। चलिए आगे देखिए। देन द लॉयनेस नोटिस्ड दैट द जैकल वॉज मिसिंग, नोटिस मतलब कोई चीज़ देखना, ध्यान देना। उसके बाद शेरनी ने नोटिस किया, देखा कि जो जैकल है, सियार है, वॉज मिसिंग, वो लापता है, गायब है। शी सर्च्ड फॉर हिम, उसने उसको ढूंढा। एंड फाउंड हिम बिहाइंड ए बुश, और उसने एक बुश मतलब झाड़ियों के पीछे पाया। ही वॉज ट्रैम्बलिंग बैडली, ट्रैम्बल का मतलब कांपना, ही वॉज ट्रैम्बलिंग बैडली, वह बुरी तरह से कांप रहा था। द टू कब्स ऑल्सो रीच्ड देयर, और जो दोनों शावक थे, ऑल्सो रीच्ड देयर, वो भी वहाँ पहुँच गए। एंड टीज्ड द जैकल, और उन्होंने जैकल को, सियार को उन्होंने चिढ़ाया। टीज मतलब चिढ़ाना, छेड़ना, और उन्होंने उसको चिढ़ाया। आगे देखिए। द लॉयनेस अंडरस्टूड द फीलिंग्स ऑफ द जैकल, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। अंडरस्टैंड मतलब समझना, और ये सेकंड फॉर्म है। द लॉयनेस अंडरस्टूड द फीलिंग्स ऑफ द जैकल, शेरनी सियार की जो भावनाओं को समझ गई। शी सेड टू हिम, उसने उससे कहा, आई थिंक, मुझे लगता है, दैट यू शुड बेटर लीव अस नाउ, और दोस्तों इस वाक्य में शुड का यूज़ किया गया। शुड का यूज़ वर्तमान के वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब हम किसी को कोई सलाह देंगे तो ऐसे वाक्यों में शुड का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसने, शी सेड टू हिम, उसने उससे कहा, आई थिंक, मुझे लगता है, दैट यू शुड बेटर लीव अस नाउ, कि अच्छा होगा कि अब आपको हमें छोड़ देना चाहिए। लीव मतलब छोड़ देना। यू गॉट स्केयर्ड ऑफ द एलिफेंट, तुम शेर से डर, तुम हाथी से घबरा गए, तुम हाथी से डर गए। वेयर एज माई कब्स फॉट हिम ब्रेवली, वेयर एज मतलब जबकि जो मेरे कब्स हैं, मेरे शावक हैं, फॉट हिम ब्रेवली, वो उससे बहादुरी से लड़े। और दोस्तों ये भी ये सेकंड फॉर्म है फाइट की, फाइट मतलब लड़ना, सेकंड फॉर्म फॉट। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, उसने उसको क्या कहा, यू गॉट स्केयर्ड ऑफ द एलिफेंट, तुम हाथी से डर गए, जबकि माई कब्स फॉट हिम ब्रेवली, जबकि मेरे शावकों ने उससे बहादुरी से लड़ाई की। डोंट फॉरगेट, मत भूलना, दैट यू आर अ जैकल, तुम एक सियार हो, नॉट ए लॉयन, एक शेर नहीं। नाउ अब, आई वॉन्ट यू टू फेंड फॉर योर सेल्फ। और दोस्तों आप इस वर्ड की मीनिंग को नोट कर लीजिए। FEND, फेंड का मतलब रोकना या फिर बचाव करना। तो उसने क्या कहा, नाउ अब, आई वॉन्ट, मैं चाहती हूँ, यू टू फेंड फॉर योर सेल्फ, कि तुम अपना खुद का बचाव करो। सेइंग दिस, ऐसा कहते हुए, द लॉयनेस लेफ्ट विद हर टू कब्स, ये ऐसा कहते हुए शेरनी अपने दोनों शावकों के साथ चली गई। चलिए दोस्तों, अब कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लेते हैं। क्या मॉरल है, द बेसिक नेचर ऑफ आ बीइंग नेवर चेंजेस। क्या अर्थ हुआ, द बेसिक नेचर ऑफ ए बीइंग। दोस्तों इस लाइन का मतलब ये हुआ कि एक बीइंग का, किसी भी प्राणी का जो एक मूलभूत स्वभाव होता है, नेवर चेंजेस, वो कभी भी नहीं बदलता है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी अच्छे से मॉरल के साथ। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। और दोस्तों कई बार आप लोगों के कमेंट आते हैं और आप पूछते हैं कि सर इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो दोस्तों आप यदि हो सके तो आप इंग्लिश बुक रीडिंग करना शुरू कीजिए। और उसके अलावा दोस्तों आप थोड़ी बहुत ग्रामर की भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब हम कोई भी वाक्य बनाना सीख जाते हैं और जब हम वाक्य बनाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो इंग्लिश बोलना उतना भी मुश्किल नहीं है। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, इंग्लिश बुक रीडिंग कीजिए। उसके अलावा ग्रामर की भी आप प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंसेस बनाने सीखिए। और जब आप इन सारी प्रैक्टिसेस को करते हैं उसके साथ साथ आप इंग्लिश में भी बात करें।
जो भी आप सोचें आप उसे, कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों के सामने बोलने में थोड़ा हेजिटेशन होती है, लेकिन यदि आप हेजिटेशन आपको होती है तो आप अपने आप से ही इनकी प्रैक्टिस करें। मन में जो भी आप सोचें उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। मिरर के सामने आप खड़े होकर खुद से बात करें इंग्लिश में, तो धीरे धीरे ये सब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं आप उनसे देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, जो आपकी इंग्लिश बोलने की जो प्रैक्टिस है वो हो रही है। और इन सब चीज़ों से एक जब आप लंबे समय तक ये सारी चीज़ें करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिखाई देगी। और दोस्तों सीधी सी बात यह है, देखिए यदि आप लिखने की प्रैक्टिस करते हैं तो इससे आपकी राइटिंग अच्छी होती है और जो आपके जो लेखन है वो अच्छा होता है। लेकिन यदि आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए आपको इंग्लिश बोलनी ही होगी। यदि आप इंग्लिश बोलकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ आप सोचेंगे कि ग्रामर सीखते रहो, तो इंग्लिश बोल पाना थोड़ा सा मुश्किल है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो गाइज, this is my humble request that please start reading English book newspaper, because it is going to help you a lot. Because most of the time what happen that we just do not practice, and then we think that we are not able to learn. So try to understand this fact, how important is that. If you start reading newspapers and English books, so what will happen, it will definitely improve your English fluency, because you will get better clarity, and apart from this you will be able to improve your pronunciation also, which is very important. And apart from this you will get to know some new word meaning also when you read some news paper or any type of book. So just start doing this practice. I'm sure that you will get better result. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.